नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट मीडिया। मैं हूं मौजवी। सबसे पहले बात उत्तराखंड की उन बड़ी खबरों की जो इस वक्त सुर्खियों में है। रुड़की से बड़ी राजनीतिक खबर है। शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और युवाओं के भविष्य को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। रुड़की में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर कई सवाल उठाए और युवाओं से बड़ी संख्या में जुड़ने की अपील। रुड़की में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु ने कहा कि बार बार पेपर लीक होने से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार में छात्रों को शिक्षा और रोजगार दोनों मोर्चों पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि युवा आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका जवाब देंगे। मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने भी कहा कि लगातार पेपर लीक होने से छात्रों का आत्मविश्वास टूट रहा है। कार्यक्रम में युवाओं से 17 जुलाई को राहुल गांधी के कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की। कांग्रेस ने शिक्षा और पेपर लीक को बड़ा मुद्दा बनाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की है। अब इस पर सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। की गूंज कैंपेन में हमारे यहाँ छात्रों के साथ रुड़की में इंटरेक्शन था, बहुत अच्छी बातचीत हुई और ये देखकर पता चला, इनसे इंटरेक्ट करके पता चला कि छात्रों के अंदर बहुत ज़्यादा डर भी है, सहमे हुए भी हैं कि उनको लगता है एक साल बाद ये बच्चे जब एग्ज़ाम्स देंगे, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, नीट के एग्ज़ाम देंगे और बाकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, वो पेपर भी कहीं लीक ना हो जाए, इसका डर है। इसका डर इनके अंदर है। तो ऑफकोर्स मैं समझता हूँ कि माता पिता भी टेंशन में होंगे कि हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जब इनकी बारी आएगी एग्ज़ाम देने की वो भी पेपर लीक हो गया तो बच्चों का करियर खराब ना हो, बच्चे इतने मेंटल प्रेशर में ना चले जाएं, इतने दबाव में ना चले जाएं, कुछ गलत कदम उठा लें। इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है। आज देश का युवा जो है, इस देश का जो सिस्टम है उस पर विश्वास करना बंद कर रहा है और यही कारण है कितने युवाओं ने आत्महत्या कर दी, कितने युवा मेंटल प्रेशर में है। ये विश्वास वापस जीतने की ज़रूरत है। हमारा देश जो है सबसे बड़ा युवा देश है और आज यहाँ का युवा ही अगर हमारी सरकार पे और देश पे विश्वास नहीं करेगा तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ हो नहीं सकता। राहुल जी यही करना चाहते हैं, सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं ताकि जो छात्र हैं वो अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत में आगे बढ़ें। अच्छा, ये जो सारा जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था रुड़की से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक युवक ने 5 अज्ञात लोगों पर मारपीट कर नकदी और सामान का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि शिकायत देने के बावजूद अभी तक पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जबरेड़ा थाना क्षेत्र में गांव लाडल देवर छेक के रहने वाले युवक ने बताया कि वह अपनी टेंट हाउस की दुकान से घर लौट रहा था। इसी दौरान 2 बाइकों पर सवार 5 लोगों ने देहरादून बाईपास के अंडरपास के पास उसे रोक लिया। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और उसके पास मौजूद 23,000 रुपए, पर्स और अन्य सामान लूट किया। घटना 13 जुलाई की रात करीब 11:50 बजे की बताई जा रही है। पीड़ित ने गंगनहर कोतवाली में शिकायत दी है, लेकिन उसका कहना है कि अभी तक पुलिस की ओर से कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में भी नाराजगी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि आरोपियों तक पुलिस कब पहुंचती है। इनकी न्यू भारत टेंट के नाम से दुकान है तेलीवाड़ा में। तो टेंट का काम ऐसा हो, वार सवेर भी आते हैं, लगभग रात को 12 बज जाते हैं, 1 भी बज जाता हूँ। तो ये वहाँ से आ रहे थे और इनका कुछ कमेटी का पैसों का लेन देन था, जो ये वहाँ से पैसे कलेक्ट करके लेकर आ रहे थे। लगभग 23,000 के करीब थे इनके पास में। तो पीछे से 2 बाइक पर लगभग 5 लड़के थे, जिन्होंने इसे हाईवे के पुल के नीचे पनियारा बाईपास में रोक के और इसके साथ में मारपीट की। जब इन्होंने पैसे देने से मना कर दिया तो फिर इनके कंधे के ऊपर 2 बार बुड़क भरा मुंह से और सिर में कुछ, इनके पास में चक्कू या पाठल कुछ ये बता रहे कि वो सिर में मारा। जब ये मतलब ये हार्ट पेशेंट है, जब ये परेशान हो गए, वो मतलब नर्वस हो गए, तो तब वो छोड़ के भाग गए ना। किसी से दुश्मनी थी इनकी पहले? नहीं, इस तरह का तो कोई मामला नहीं है। किसी ने भाप लिया कि इनके पास में पैसे है और उसी के चलते हुए इनका पीछा किया गया। पीछा करके फिर वहां पे इन्हें टारगेट किया।
उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला पूरे प्रदेश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व केवल एक त्योहार नहीं बल्कि प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण का संदेश भी देता है। सरोवर नगरी नैनीताल सहित पूरे उत्तराखंड में हरेला पर्व पारंपरिक तरीके से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर वनस्पति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर ललित तिवारी ने कहा कि हरेला हरियाली, पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह पर्व लोगों को पेड़ पौधे लगाने, पर्यावरण बचाने और प्रकृति से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। मॉनसून के आगमन और खेती की शुरुआत के साथ मनाया जाने वाला यह पर्व उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान भी है। हरेला हमें प्रकृति से प्रेम और पर्यावरण की रक्षा का संदेश देता है। यही संदेश आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। रुड़की के पिरान कलियर स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह हजरत साबिर पाक में एक नई समिति के गठन को लेकर विवाद शुरू हो गया है। समिति के नाम से जारी एक विजिटिंग कार्ड सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं। उत्तराखंड का हरेला निश्चित रूप से एक लोक पर्व के रूप में मनाया जाता है और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी जो उत्तराखंड के साथ साथ हिमालय के लोगों की जो सोच है वो कैसे हरित प्रदेश को हम बना सकते हैं, कैसे हरित हिमालय बना सकते हैं। एक सोच के साथ जो हमारी निष्ठा, जो हमारा समर्पण है हरियाली के प्रति और जो सामाजिक समरसता है, बड़े लोगों का आशीर्वाद लेना है, ये इस हरेले के माध्यम से दिखता है। हरेले का मतलब ही हरियाली से होता है और हरियाली यानी कि हरे रंग का दिवस, यानी कि प्रकृति को समर्पित दिवस है। और इस दिन बड़े स्केल पर वृक्षारोपण किया जाता है जो प्रकृति को बनाए रखने के लिए हमको न केवल कंजर्वेशन एस्पेक्ट से बल्कि उसके सतत विकास की प्रेरणा भी देता है। और साथ ही जब हरेले को बोने की एक परंपरा है, जो इस परंपरा के अंतर्गत इस हरेले को जो हमारा सावन मास का पहला दिन है उस दिन काटा जाता है, लेकिन उससे पहले 10 दिन पहले इसको बोया जाता है। इसमें 5 से 7 प्रकार के जो सीड्स हैं उसको लिया जाता है। वैसे इसको टेस्टिंग ऑफ सीड्स भी कहा जाता था, लेकिन इसमें सरसों के बीज, गेहूँ, धान और मक्का इत्यादि के बीज, गेहूँ और भट भी उसमें शामिल किया जाता है। उनके बीज इसमें लिए जाते हैं और उनको एक टोकरी में, मिट्टी की टोकरी में या गमले के रूप में जो लेयर रहता है उस पर इसको लगाते हैं। और 10 दिन पर जिसका हरेला जितना बड़ा होगा उसके पास उतनी खुशहाली आएगी, ऐसा माना जाता है। और साथ ही ये भी दिखाया जाता है कि जो सावन का महीना है उसमें ये शुभ दिन में ये काटा जाता है और सभी के आशीर्वाद स्वरूप कान के ऊपर रखने की इसको परंपरा है। और इस तरह से एक बहुत ही मौसम के जो बदलाव है, वैसे तो हरेला 3 बार मनाया जाता है वर्ष में, एक चैत्र मास में, एक जो हमारा श्रावण का जो आषाढ़ से शुरू होता है श्रावण में चलता है, तीसरा चैत्र मास के साथ साथ जो रामलीला का महोत्सव होता है उन दिनों भी दशहरा मनाया जाता है। हरेला तीनों बार प्रकृति के रंगों को दिखाता है कि प्रकृति पहला जब चैत्र मास में होता है तो गर्मी के आने का प्रतीक है, दूसरा बरसात के आगमन का जो सावन के महीने में मनाया जाता है, और तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण पक्ष होता है वो रामलीला के दौरान जब शीत ऋतु का आगमन होता है। तो हरेला निश्चित रूप से इन गहराइयों को भी हम सबको समझाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें होता है कि सुख समृद्धि की कामना के साथ कि प्रकृति तुम हमेशा खुशहाल बनी रहो, सुंदरता बनी रहो, ताकि जो प्राणी मात्र है वो आपसे आशीर्वाद ले सके, ये इसकी कामना रहती है। लेकिन साथ ही बुजुर्गों का आशीर्वाद, वो कहते हैं कि जी रहे जाग रहे, जब तक हिमालय से गंगा निकलती रहेगी तब तक आप की जो आप अनवरत रहें, इस तरह की शुभकामनाएं इस हरेले के माध्यम से दी जाती है। हरेला निश्चित रूप से एक लोक पर्व है, लेकिन मन को उल्लासित करने वाला और साथ ही पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण के प्रति जो हमारा प्रेम है उसको प्रदर्शित करने का काम करता है। सभी को हरेले की बधाई। अंजुमने खुदा में आस्ताना साबिर पाक समिति नाम से एक विजिटिंग कार्ड सामने आया है, जिसमें समिति का पंजीकरण नंबर और पदाधिकारियों के नाम भी दर्ज हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस समिति के गठन के लिए दरगाह प्रशासन से कोई अनुमति नहीं दी गई। सूचना के अधिकार यानी RTI के जवाब में भी दरगाह प्रशासन ने ऐसी किसी समिति को मान्यता देने से इनकार किया है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब इस मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। क्या कहना चाहिए?
ये हमारा एक हमारा संगठन में आया है कि उन्होंने एक अपने तरफ से सोसाइटी किया है और सोसाइटी का क्या क्या प्रोसीडिंग हुआ है उसका भी तरीके से तसल्ली से जांच किया जाएगा और साथ में हमारा दरगाह कर्मचारी उससे कोई शामिल है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका भी जांच में जांच के उपरांत कुछ भी मिल जाता है उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में पर्यटन और बेहतर सड़क रेल संपर्क को लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सरकार के प्रयासों की सराहना की है। उनका कहना है कि नई परियोजनाओं से राज्य के विकास को नई रफ्तार मिली है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन और रामनगर देहरादून ट्रेन सेवा जैसी योजनाओं से लोगों की यात्रा आसान हुई है। नरेश बंसल ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से राज्य में आध्यात्मिक, साहसिक और वेलनेस टूरिज्म तेजी से बढ़ रहा है। इससे रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं, लोगों की आय बढ़ रही है और पलायन भी कम हो रहा है। सांसद नरेश बंसल का कहना है कि बेहतर सड़क और रेल संपर्क के साथ उत्तराखंड पर्यटन और विकास के नए दौर की ओर तेजी से बढ़ रहा है। पर्यटन को भी बढ़ावा देखिए, उत्तराखंड के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का असीम स्नेह है और यहाँ के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न हुए हैं। दिल्ली एक्सप्रेस वे हुआ है, ऑल वेदर रोड हुई है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बन रही है, अब और ट्रेन भी मिली है। अभी यहाँ से सोमनाथ तक की तीर्थ यात्रा के लिए यात्रियों को भेजा गया है। रामनगर से देहरादून की ट्रेन स्वीकृत हुई है। तो निरंतर इन चीजों पर पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में आवाज उठाई जा रही थी और उसको माननीय केंद्रीय रेल मंत्री जी ने स्वीकृत किया है। ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही टूरिज्म को, व्यापार को बढ़ाने वाला कदम है। रामनगर से मेरे पास भी काफी प्रतिवेदन आए हुए हैं कि वहाँ की कनेक्टिविटी की आवश्यकता थी, देहरादून के लिए सीधी कोई ट्रेन नहीं थी, तो ये मिली है। तो हमारा तीनों प्रकार का टूरिज्म बढ़ रहा है कनेक्टिविटी के कारण से। स्पिरिचुअल टूरिज्म, एडवेंचरस टूरिज्म और वेलनेस टूरिज्म, ये सब प्रकार का टूरिज्म हमारे प्रदेश का बढ़ रहा है। प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है और रिवर्स पलायन भी इससे हो रहा है, बेरोजगारी कम हो रही है। तो हमारा राज्य निरंतर प्रगति के पथ पर है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश, प्रदेश और उत्तराखंड की हर बड़ी और भरोसेमंद खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए द फैक्ट मीडिया के साथ। नमस्कार।